तो हेलो फ्रेंड, चलिए राजनीतिक शासन प्रणाली यानी पॉलिटिकल जिम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये 5वां अध्याय होगा यूनिट 4 का। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सहमति पर आधारित शासन प्रणाली है। फिर कंसेंट पर बेस्ड शासन प्रणाली है। इसमें बहुत से लोग शासन में भागीदार होते हैं। सर्वप्रथम 5वीं सदी ईसा पूर्व में एथेंस के लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार को लागू किया गया, लेकिन यह सार्वभौमिक नहीं था। सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग 20वीं सदी में हुआ। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक शासन में जनता के शासन का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं में उनकी व्यवस्था से है या उनके पार्टिसिपेशन से। लोकतांत्रिक शासन सामूहिक आत्मनिर्धारण अधिकार के रूप में जाना जाता है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया जाता है। पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक शासन चुनावी प्रतिनिधित्व पर आधारित है। समानता एवं स्वतंत्रता लोकतंत्रीय शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। सभी नागरिकों के मत का मूल्य समान होता है। संविधान के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिरूपों में प्रतिनिधि लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र तथा एकमत लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर बल देता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गैर लोकतांत्रिक सरकार में जनता की सहमति का कोई महत्व नहीं होता। शासन सत्ता कुछ लोगों के हाथों में निहित होती है। सरकार जनता के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती है। यह व्यक्तिवाद और लोकतंत्र की विरोधी होती है। इसमें शक्ति का केंद्रीकरण होता है। राजनीतिक निर्णय बहुमत द्वारा नहीं अपितु कुछ लोगों द्वारा लिए जाते हैं। पितृसत्तात्मक शासन में शासन वंशानुगत होता है, वहां योग्यता का कोई मतलब नहीं होता। सत्तावादी सरकारें अंतर्राष्ट्रीय शासन में किसी प्रकार का सहयोग नहीं करती। सर्वाधिकारवादी शासन यानी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट या गवर्नेंस के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन के सभी पहलुओं पर सरकार का पूर्ण केंद्रीकरण होता है। सर्वसत्तावादी शासन का उद्देश्य असमानता नहीं होता, अपितु राज्य एवं नागरिक समाज के अंतर को समाप्त करना होता है। फिर शासन के प्रकार, तो विश्व में विभिन्न प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं। भौगोलिक रूप में शक्तियों के विभाजन के आधार पर सरकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एकात्म शासन व्यवस्था और दूसरा संघात्मक यानी यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन। तो यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम में सामाजिक एवं भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होता है, इसलिए इन देशों में सामाजिक विविधता का अभाव एवं भौगोलिक क्षेत्र छोटा है। इसमें एकात्मक शासन का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थानीय शासन केंद्र सरकार के अधीन होती है। एकात्म शासन में संपूर्ण शक्तियां केवल एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है एवं कानूनों का निर्माण एवं नीति निर्माण केवल केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन। इन व्यवस्थाओं में राज्य सरकारें एक नगर निगम की तरह होती हैं तथा उनके पास संवैधानिक अधिकार नहीं होते। केवल ऐसे अधिकार एवं शक्तियां होती हैं जिसे केंद्र सरकार स्थानीय शासन को सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु प्रदान करती है। तो संविधान होगा नहीं होगा, ये मतलब लिखित संविधान जरूरी नहीं है कि हो, संविधान तो होता ही है। फिर इसमें केंद्रीय सरकार होती है, फिर स्थानीय सरकार और नागरिक, फिर एकात्म शासन। तो जो स्थानीय सरकारें होंगी ये केंद्र सरकार के ही मातहत रहती हैं। जो अधिकार या जो कार्य निष्पादित करने के लिए केंद्र सरकार स्थानीय सरकार को देती है, केवल वही अधिकार व वही कार्य संपादित करती है। संघात्मक शासन यानी फेडरल गवर्नमेंट, भौगोलिक रूप में विशाल देशों में शासन का संचालन एक केंद्र में संभव नहीं है। विविधतापूर्ण एवं बहुलवादी समाज के शासन के संचालन में सभी समूहों के अधिकारों की मान्यता एवं रक्षा के लिए संघात्मक शासन बेहतर है। इस शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर है। इसमें संघ एवं राज्य एक दूसरे से स्वायत्त एवं समकक्ष होते हैं। इसमें दो केंद्र एवं राज्य सरकार प्रकार की सरकारें होती हैं जो एक दूसरे से पृथक एवं स्वायत्त रूप से काम करती हैं। दोनों सरकारें अपनी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त करती हैं और दोनों सरकारों के बीच विवाद को हल करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान होता है। इस व्यवस्था में एक संविधान के माध्यम से विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों को केंद्र एवं राज्यों के मध्य दो स्तर पर विभाजित किया जाता है। संघात्मक सरकारों में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। संघीय शासन के द्वारा केंद्रीकरण सुनिश्चित किया जाता है, जबकि विभिन्न राज्यों के निर्माण के द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। इन व्यवस्थाओं में राज्य अपनी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना चाहते हैं, परंतु सुरक्षा एवं विकास की
दृष्टि से वे एक सम्मिलित संघ में भागीदार होना चाहते हैं। संविधान रहेगा, राज्य रहेंगे, संघ रहेंगे और इनका नागरिकों से सेम काइंड ऑफ संबंध होगा। और पावर डेलीगेटेड नहीं होती है, पावर का ट्रांसफर होता है और संविधान में ऐसा लिखा होता है। तो संघीय शासन होता है इसमें। संघवाद के प्रकार, तो इसमें दो प्रकार के हैं। एक तो अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, संघ का शाब्दिक अभिप्राय समझौता है। अमेरिका ने स्वतंत्र राज्यों में आपसी समझौते के द्वारा एक संघीय शासन का निर्माण किया तथा संघीय शासन को राज्यों के द्वारा शक्तियां प्रदान की गई। अमेरिकी संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। तो अमेरिकन यूनियन है या अमेरिकन स्टेट्स का यूनियन है, ये राज्यों के बीच आपस में कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम। अमेरिकी संघवाद में स्वतंत्र राज्यों द्वारा एक समझौते के तहत संघ का निर्माण किया जाता है। इस प्रारूप में राज्य अपने पास अधिक शक्तियां एवं अधिकार रखते हैं। संघ को सुरक्षा एवं संचार जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। इसलिए अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। तो इसे इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, तो यह राज्यों के या अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यह विश्व की सबसे प्राचीन संघीय शासन प्रणाली है। अमेरिकी संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है। प्रत्येक राज्य के गवर्नर का निर्वाचन राज्य की आम जनता के द्वारा होता है। शक्ति के विभाजन में संघीय संविधान में केवल संघ की शक्तियों का उल्लेख किया गया। अवशिष्ट शक्तियां यानी जो रिसिड्यूरी पावर होती है वो राज्यों के पास होती है। अमेरिका में केवल दो प्रकार की सेवाएं संघ एवं राज्य की सेवाएं होती हैं। पांचवा, अमेरिका में संघ एवं राज्यों के बीच नागरिकता का विभाजन किया गया है, इसलिए संघ एवं राज्यों की नागरिकता पृथक होती है। छठवां, अमेरिका में राज्यों के नाम एवं उनके भूभाग क्षेत्र में राज्यों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। क्यों? क्योंकि उनके भूभाग में यानी स्टेट्स के भूभाग में उनकी सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं संभव है। राज्यों को संघ से पृथक यानी अलग होने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए अमेरिकी संघ के लिए यह कहा जाता है कि यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। सातवां, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसलिए अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। कैनेडियन मॉडल, तो कनाडा में संघीय शासन का निर्माण राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं बल्कि एक केंद्रीय शासन के द्वारा विभिन्न इकाइयों का निर्माण किया गया, इसलिए कैनेडियन मॉडल में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। कनाडा में यूनियन एवं राज्यों का संविधान एक है। यूनियन के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति तथा अवशिष्ट शक्तियां यूनियन सरकार में निहित होती हैं। राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर यूनियन सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकती है। कनाडा में संघ यानी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, कनाडा का संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, पहली चीज। दूसरा, कैनेडियन संविधान निर्माता संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे। ये फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ऐसा प्रोविजन किया। संसदीय शासन की व्यवस्था, संसदीय शासन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो संसद शक्ति का केंद्र। तो संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के द्वारा होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। संसदीय शासन में कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य पाया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लोकसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके पश्चात नई मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है एवं कार्यपालिका का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात सरकार पर नियंत्रण रखना संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल लोकसभा मूल सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का यह तार्किक परिणाम है कि
मंत्रिमंडल को सत्ता में बने रहने के लिए सदन के विश्वास यानी कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता होती है। संसदीय शासन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका अभिप्राय है कि मंत्री कैबिनेट के कार्यों का बचाव करेंगे एवं कैबिनेट के निर्णय से सार्वजनिक रूप में असहमति व्यक्त नहीं कर सकते, और यदि किसी भी मंत्री के विरुद्ध संसद में कोई प्रस्ताव अथवा लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। इसलिए संसदीय शासन के संबंध में कहा जाता है कि मंत्री एक साथ तैरते हैं एवं एक साथ डूबते हैं। तो मिनिस्टर्स फ्लोट एंड स्विम टुगेदर, दे फ्लोट एंड स्विम टुगेदर। तीसरा है मंत्रिमंडलीय शासन यानी कैबिनेट गवर्नमेंट। तो संसदीय शासन को कैबिनेट का शासन भी कहा जाता है, क्योंकि संसदीय शासन में समूची शक्तियां एक समूह में निहित होती हैं। इसका नाम कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री को समानों समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। चौथा, प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान। तो वह कैबिनेट के सदस्यों के समान तथा उनमें प्राथमिक में होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की भांति मंत्रालय का प्रधान होता है, परंतु मंत्रालयों के बीच समन्वय एवं विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है, इसलिए वह मंत्रियों में प्रथम भी कहलाता है। संसदीय शासन में शासन के दो प्रधान होते हैं। प्रथम एक संवैधानिक प्रधान जो राष्ट्रपति कहलाता है, द्वितीय वास्तविक प्रधान जो प्रधानमंत्री कहलाता है। पांचवा, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। संसदीय शासन में कार्यपालिका में प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बल्कि इन्हें लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कभी भी शासन से हटाया जा सकता है। इसलिए संसदीय शासन के वैकल्पिक सरकार निर्माण की सदैव संभावना होती है। संसदीय शासन में स्थायित्व की बजाय दायित्व को ज्यादा महत्व प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री शासन। तो पहला, प्रधानमंत्री शक्ति का केंद्र। प्रधानमंत्री शासन संसदीय शासन का व्यवहारिक रूप है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है, जबकि प्रधानमंत्री शासन में कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री के समकक्ष नहीं होता। संसदीय शासन में कैबिनेट का स्थान होता है, जबकि प्रधानमंत्री शासन में कैबिनेट प्रधानमंत्री के अधीन होती है। संसदीय शासन में संसद शक्ति का केंद्र होता है, जबकि प्रधानमंत्री शासन में प्रधानमंत्री ही शक्ति का केंद्र होता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री द्वारा शासन का नियंत्रण। तो संसद कार्यपालिका एवं उनके प्रधानमंत्री को नियंत्रित करती है, परंतु जब लोकसभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत हो जाए तब व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री लोकसभा को नियंत्रित करने लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री का दल में प्रभाव उसके मंत्रिमंडल में प्रभाव को स्वयं बढ़ा देता है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में संसदीय शासन के बजाय प्रधानमंत्री शासन पाया जाता था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में पुनः प्रधानमंत्री शासन की स्थापना हुई है। नरेंद्र मोदी का न केवल लोकसभा पर प्रभावी नियंत्रण है, बल्कि प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल पर भी शक्तिशाली नियंत्रण बना हुआ है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन। तो संसदीय शासन की मूलभूत मान्यता के अनुसार लोकतंत्र या कि लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अतः सांसदों के निर्वाचन के बाद ही प्रधानमंत्री का चयन होता है। व्यवहारिक रूप में 16वीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया गया, और नरेंद्र मोदी के प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा बहुमत प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी का भी निर्वाचन सांसदों द्वारा नहीं होता था, बल्कि इंदिरा गांधी के प्रभाव के कारण सांसद जीतते थे। चौथा, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति का चयन। तो भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा अपने पसंदीदा व्यक्तियों को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कराया गया। इसलिए बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद एवं ज्ञानी जैल सिंह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चयन थे, तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कराया गया। अध्यक्षीय शासन यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इसमें शक्ति का पृथक्करण होता है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अध्यक्षीय शासन में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है। इसके अनुसार कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार विशेषज्ञों का मंत्रिमंडल के लिए चयन करता है। अमेरिका में मंत्रिमंडल का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, और अध्यक्षीय शासन में विधायिका के द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। फिर राष्ट्रपति शासन का केंद्र। तो अध्यक्षीय शासन में शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति होता है, अतः शासन समूह में विद्यमान नहीं अपितु व्यक्ति में निहित होता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निर्धारित होता है तथा वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है एवं विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, तो राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है क्योंकि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त होती हैं और राष्ट्रपति इन शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग भी करता है, इसलिए वह शासन का वास्तविक प्रधान होता है। तो अब नंबर 3 है राष्ट्रपति संवैधानिक एवं वास्तविक प्रधान। मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को शामिल कर सकता है और उसे निष्कासित भी करने की शक्ति रखता है, क्योंकि शासन की शक्तियां मंत्रिमंडल में न होकर राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अध्यक्षीय शासन में मंत्रियों का कार्य केवल मंत्रालय का संचालन करना होता है। ये विधायिका एवं आम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। चौथा है स्थायी शासन। तो अध्यक्षीय शासन में स्थायित्व पाया जाता है क्योंकि विधायिका का कार्यकाल सुनिश्चित होता है और कार्यपालिका का भी निश्चित कार्यकाल होता है तथा निर्धारित कार्यकाल से पहले इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी लोकतंत्र में निश्चित कालीन उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है और अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा स्थायित्व को उत्तरदायित्व से ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रकार। तो पहला है चुनावी लोकतंत्र यानी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो लोकतांत्रिक शासन में जनमत के लिए चुनाव का नियमित समय पर आयोजन किया जाता है और बहुदलीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। लोकतंत्र में निर्वाचन होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यक शर्त है, परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। वर्ष 1991 के बाद विश्व के अनेक देशों में चुनावी लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। चुनावी लोकतंत्र में सत्ताधारी दल ऐसे नियमों का निर्माण करता है जिससे अन्य दलों की निर्वाचन में भागीदारी सीमित हो जाए। उदारवादी यानी लिबरल। तो लोकतांत्रिक शासन जिसमें व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता एवं अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व प्रदान किया जाता है। इसके रक्षा के लिए विधि एवं संविधान का शासन अपनाया जाता है एवं निर्वाचन का भी आयोजन किया होता है। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन उदारवादी है। भारत में भी इसी शासन को स्वीकार किया गया है, अतः उदारवादी लोकतंत्र चुनावी लोकतंत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है बहुमतवादी यानी मेजोरिटेरियन। तो लोकतांत्रिक शासन का समान अभिप्राय बहुमत का शासन भी माना जाता है क्योंकि निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। बहुमतवादी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधिकारों एवं उनके हितों की रक्षा संभव नहीं हो पाती है। मलेशिया जैसे देश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संभव नहीं है। श्रीलंका के लोकतंत्र में बहुमतवाद का प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि बहुमत सिंघली समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक तमिलों के हितों की उपेक्षा की जाती है। फिर चौथा है सहभागी यानी पार्टिसिपेटरी। तो लोकतंत्र का मूल आधार ही निर्वाचन है और निर्वाचन के माध्यम से जनता को शासन में सहभागिता का अवसर प्राप्त होता है, परंतु निर्वाचन जनता की भागीदारी का संकीर्ण रूप है क्योंकि निर्वाचन एक निश्चित समय में ही संभव है। सरकार के निर्माण के बाद भी आम जनता की सहभागिता के लिए इंग्लैंड ने जनमत संग्रह का आयोजन किया जाता है। तो इंग्लैंड में जनमत संग्रह का आयोजन किया जाता है। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह के अलावा आम जनता को विधि निर्माण के लिए पहल इनिशिएटिव करने की शक्ति दी गई है, जिस आधार पर संसद विधि का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त आम जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही उन्हें वापस बुला सकती है। इसे रिकॉल कहते हैं। इसलिए वर्तमान में उदारवादी लोकतंत्र वास्तविक रूप में सहभागी लोकतंत्र बन चुका है, जिसमें नागरिक समाज के सहभागिता पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। फिर गैर लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। तो नॉन डेमोक्रेटिक शासन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला एक दलीय साम्यवादी शासन। तो टोटलिटेरियनिज्म। चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देशों में साम्यवादी दल का समूचे शासन पर प्रभावी नियंत्रण है, जहां नागरिकों को शासन के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और न ही किसी पृथक राजनीतिक संगठन जैसे दल और दबाव समूह के निर्माण की आजादी है। इसलिए राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसे सर्वाधिकारवादी यानी टोटलिटेरियनिज्म शासन भी कहा जाता है। सैन्य शासन यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म। परंपरागत रूप में फिलीपींस मार्कोस के सैन्य शासन पर, जबकि दक्षिणी अमेरिका के अनेक देश सैन्य शासन के नियंत्रण में थे। इसमें चिली प्रमुख था। सैन्य शासन का एक रूप जुंटा शासन कहलाता है। इसमें देश के सभी पदाधिकारी शासन में सेना के पद के अनुसार अपना ग्रहण
अपना पद ग्रहण करते हैं। इसमें समान नागरिकों को शासन में भागीदारी प्राप्त नहीं होती है। शासन का यह स्वरूप पहले म्यांमार में भी विद्यमान था, जबकि पाकिस्तान में विद्यमान सैन्य शासन में समान नागरिकों को भी भागीदारी प्रदान की जाती है। म्यांमार में विद्यमान था और अभी भी है, फिर से आ गया है वहां पर जुंटा का रूल। धर्मतंत्र यानी थियोक्रेसी या पैट्रिमोनियलिज्म, तो इस शासन में शासक स्वयं को पिता के रूप में चित्रित करता है और समूचे समाज और शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का दावा करता है। पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राज्यों में धार्मिक ग्रंथों के आधार पर शासन संचालित होता है। शासन संचालन के लिए कुरान एवं शरीयत का सहारा लिया जाता है। ईरान में धर्मतंत्र का सम्मिश्रण लोकतंत्र के साथ किया गया है, क्योंकि ईरान की संसद आम जनता के द्वारा निर्वाचित होती है, परंतु संसद द्वारा किए गए विधि निर्माण का परीक्षण धर्माधिकारियों के द्वारा किया जाता है। ईरान में वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके द्वारा ईरान में धर्मतंत्र की स्थापना की गई, थियोक्रेसी की। फासिज्म, इसमें फांसीवादी शासन में अंध राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है। व्यक्ति पूजा और शक्ति पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। एक दल का शासन होता है, इसमें सेना की भांति एवं शासन विद्यमान होता है। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र को शक्तिशाली करने के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का बलिदान हो जाता है, जिससे शांति, लोकतंत्र और संविधानवाद सभी के लिए अपरिवर्तन हो जाता है।